सरकारों को बचना चाहिए। अभी जैसे आप लोगों ने पूरे राजस्थान के लोगों की से बात करवाई, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी रेवड़ियां बांटने से या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से नहीं जाएगी। बेरोजगारी खत्म होगी जब उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। छोटे उद्योग जो ज्यादा रोजगार सृजन करते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, तभी बेरोजगारी खत्म होगी। देश में 2016 में लगभग 400 स्टार्टअप्स थे, आज की तारीख में 84,000 स्टार्टअप्स हैं। पर अभी के जो माहौल में स्टार्टअप्स को धन जुटाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है। अभी 2022 का आंकड़ा उठाएं, सिर्फ 84 स्टार्टअप्स थे जो पब्लिक इशू लाके मार्केट से कैपिटल जुटा पाए हैं, धन वो क्या कहते हैं फंड की व्यवस्था कर पाए हैं। तो अभी एसएमई उद्योगों को बढ़ावा दिया जावे, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध हो, उनको कुछ ऐसे अनुदान मिले ताकि वो बड़े व्यापारियों का टक्कर ले सकें। अभी हमारा जोर था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। उम्मीद करते हैं, जो आंकड़े हैं कि लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है। तो मुख्य एम्फेसिस सरकार का, मुख्य जोर सरकार का रोजगार सृजन पे जाना चाहिए, रेवड़ियां बांटना से बचना चाहिए। और कुछ हद तक हमारे देश की बचत भी इसीलिए हो गई कि कोरोना में हमने मुफ्त में ये नोट नहीं बांटे जैसे अमेरिका में या ब्रिटेन में बांटे, जहां पे वो इन्फ्लेशन की दर डबल डिजिट तक आ गई है। अच्छी बात यह है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो रोजगार बढ़ाने पे जोर होना चाहिए सरकार का मुख्यतः। बिल्कुल, रोजगार बढ़ाने पर जोर होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर भी रहा है। लेकिन क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, किस तरीके से देखते हैं? सरकार लगातार वाहवाही लूट रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है देश का, हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं, जहां पर तेजी से जो देश है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप बेहतर समझते होंगे कि असल मायने में सच्चाई क्या है, जरा ये बताइएगा आसान शब्दों में। देखिए, विपक्ष का काम सरकार की नीतियों का विरोध करना है, सरकार का काम अपनी नीतियों की वाहवाही बटोरना है। आज अगर लेटेस्ट आज अखबारों में, सारे प्रमुख अखबारों में जो आंकड़े आए हैं उसमें ग्रोथ, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जो कल, वो तो यही कह रहा है कि ग्रोथ रेट भी ठीक है और रोजगार की स्थिति भी अब पहले से बेहतर हुई है। आप ये देखिए कि कोरोना के दौरान जब सारी चीजें रुक गई थी, अटक गई थी, और उससे दुनिया में सबसे तेजी से गति पाई है तो वो भारत की सरकार ने पाई है। ये आंकड़े बता रहे हैं। अमेरिका, यूएसए जैसे देश जहां महंगाई की दर 1-2% रहती है, वहां महंगाई की दर 9-9, 10-10% तक चली गई थी। उसको देखते हुए भारत ने कुशल अर्थ प्रबंधन किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर अभी भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है, आयात तेजी से बढ़ रहा है। जो आयात निर्यात का जो गैप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए निर्यात प्रोत्साहन पे सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए। और जो नए उद्योग लगाने के लिए जो कठिनाई हो रही है, सरकारों की घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो छोटे व्यापारियों के लिए अभी बहुत कुछ करा जाना बाकी है। धरातल पर उतारना बेहद जरूरी होगा। आप ये कह रहे हैं अभिषेक जी की आखिरकार जो घोषणाएं होती है, जो योजनाएं लाई जाती है, उनको धरातल तक पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन आपने आर्थिक सर्वे की बात की, कोई भी आर्थिक सर्वे जो है बजट से पहले आईने की तरह से होता है, वो बताता है बजट की आखिरकार बजट कैसा होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आप कैसे देख पा रहे हैं किस तरह का बजट होगा? क्या हम ये मानकर चलें कि अब तमाम बैरियर हट चुके हैं भारत की अर्थव्यवस्था से और अब हम तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर घरेलू स्तर पे देखा जाए तो अभी हमारी स्थिति अच्छी है, डिमांड अच्छी आ रही है, और जो हमारे निर्यात में जो हमें कमी हुई उसकी भरपाई स्थानीय स्तर पे तो हो गई है। पर देश अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट ग्रोथ दोनों पे ही पूर्णतः निर्भर है। तो हमारा निर्यात कैसे तेजी से बढ़े, क्योंकि वो एक ग्रोथ रेट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि चलो इस बार तो हमने
6% की दर से जीडीपी बढ़ गई, क्योंकि हमारा बेस इफेक्ट कमजोर था। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 6 से 6.5% रहेगी, क्योंकि अभी बेस इफेक्ट बढ़ गया है। इसी तरह से जो हमारा कर संग्रहण है वो भी आने वाले समय में इस लेवल पे मेंटेन करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। पर अभी सरकार एक कदम उठा सकती है। जब जीएसटी का कलेक्शन कंसिस्टेंटली 1.5 लाख करोड़ आ रहा है, तो क्यों ना जीएसटी के बहुत सारे जो 28% की स्लैब में सामान है या 18% की स्लैब में है, उनको कम करके राहत प्रदान की जाए। उससे हो सकता है कि डिमांड और बढ़ेगी और उससे कलेक्शन में भी कमी नहीं आएगी। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, लेकिन क्योंकि सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं इस बजट से, तो ऐसे में एक अच्छा बजट पूरा देश इस बार उम्मीद कर रहा है। प्रोफेसर आरसी शर्मा जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी शर्मा जी, क्योंकि किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो एक मुद्दा बना रहा, पिछले सालों भी हमने देखा, एमएसपी भी एक बड़ा मुद्दा रहा। क्या इस बार लग रहा है कि किसानों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? किसान वर्ग को लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि इस बार किसानों को भी बड़ी सौगात मिल सकती है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनावी वर्ष है ये, 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार का चुनाव हो रहा है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए ये अपेक्षा की जा रही है कि जो सरकार है वो कृषकों की ओर ध्यान देगी, कृषकों के जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारने की जरूर उचित प्रबंध करेगी, ऐसी आशा है। और एमएसपी के ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एमएसपी सर एक बड़ा मुद्दा रहा है और लगातार ये मांग किसानों की ओर से की जा रही थी। एक लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन भी किया गया। लोग ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक न्यूनतम मूल्य हो जो किसानों को मिले। क्या लग रहा है इस बार ये मिलेगा किसानों को, क्योंकि एक बड़ा तोहफा होगा? बिल्कुल, जो एमएसपी है वो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर उसका पूरा सर्वे होकर वो तय की जाती है जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने बहुत हद तक जो कृषि के संबंध में जो सिफारिशें थी उनको भी एमएसपी में लागू करने की कोशिश की है। और इस ओर अपेक्षा की जा रही है कि अब के थोड़ा ये एमएसपी में और ध्यान दिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में उम्मीदें ये हैं कि किसान वर्ग को भी खुश करने की कोशिशें की जाएंगी। बिल्कुल प्रियंका, हमारे साथ में किशन जी भी लगातार बने हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर, सीए के तौर पर, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी चर्चा हम जारी रखेंगे और साथ ही साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें इस बार के बजट से है। और कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज का बजट पेश करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला
या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है और इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बजट से पहले शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की बढ़त मिली है तो निफ्टी 50 भी 100 पॉइंट के पार गया है और बाजार जो है वो झूम रहा है। इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर आपको बता रहे हैं, बजट से ठीक पहले शेयर में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स इस वक्त 60,000 के पार पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की बढ़त देखी गई है। निफ्टी 50 भी और 100 पॉइंट के पार राहत की उम्मीद है और इसी को लेकर इस वक्त जो बाजार है वो झूमते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, शेयर मार्केट में उछाल जो है वो देखने को मिली है बजट से ठीक पहले। और अमूमन इस तरह से देखा जाता है जब भी देश का बजट आता है शेयर मार्केट में उछाल जरूर होती है। और आज की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट पूरी तरह से उत्साहित है नए बजट को लेकर के। आखिरकार 2023-24 में किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था रहने वाली है, ये अच्छे संकेत है देश के लिए। उससे पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण का आपने जिक्र किया था, हम देख चुके हैं कि कैसे जो इकोनॉमी है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर सीधे तौर पर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है हेमंत। जिस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है मार्केट में, लोगों को खासा उम्मीदें भी इस बजट से हैं और जिस तरीके से सेंसेक्स में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है, ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया है और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो एक अच्छी शुरुआत इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से उछाल देखा गया है सेंसेक्स में, इसे बजट से पहले एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर कह सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं तो साथ ही साथ मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। किशन बिड़ला का रुख कर लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। और किशन जी, कैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी बात करें या जो व्यवसायी लोग हैं उनकी बात करें, उनकी उम्मीदें इस बार क्या है इस बजट से और कैसे क्या पूरी होती हुई नजर आ रही है मौजूदा परिस्थितियों को लेकर के देखते हुए? जी बिल्कुल, हर वर्ग के लोगों को बजट से उम्मीद होती है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ इस बजट में प्रावधान होंगे, मुझे कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। मध्यम वर्गीय जो सबसे ज़्यादा सरकार से और बजट से आस लगाए बैठा है, तो जैसा कि अभी तक 2.5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जम्पशन है, वो उम्मीद है कि 5 लाख रुपए तक उस एग्जम्पशन को बढ़ाकर एक मध्यम वर्गीय को बहुत राहत दी जाए। साथ ही साथ जो होम लोन अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है उसके कारण ब्याज का पोर्शन होम लोन पे बढ़ गया है। जो सेक्शन 24B में अभी 2 लाख रुपए तक केवल आपको डिडक्शन मिलती है और जिसको बढ़ाए हुए 1.5 लाख से 2 लाख किया था करीबन 4 साल पहले, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि 2.5 से 3 लाख रुपए इस लिमिट को बढ़ाया जाए।
और जहां तक सैलरी पैसे वाले लोगों की बात करें, उनके अलावा दैनिक खर्चों में काफ़ी खर्चे होते हैं, लेकिन वो कोई डिडक्शन उनको मिलता नहीं उस पर। तो उसके लिए भी उनको आस है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी 50,000 की लिमिट है उसको बढ़ाकर कहीं ना कहीं 1,50,000 किया जाए, ताकि उनको बहुत राहत मिल सके और जितने जो महंगाई बढ़ रही है उससे कंपटीशन करने में उनको और उनके घर को चलाने में उनको काफी सहायता मिले। बिरला साहब, ईएमआई इतनी तेजी के साथ बढ़ी है लोगों की कि ये एक परेशानी के तौर पर सामने आ गई कि आखिरकार ईएमआई चुकाने में जो परेशानी, खासतौर पर मैं जिनका जिक्र कर रहा था नौकरी पेशा लोगों का, उनकी बड़ी परेशानी होती है। क्या उनको राहत मिल सकती है? बिल्कुल। अगर उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बढ़ा है, उसका टैक्सेशन अगर आप उसको 2 लाख रुपए की छूट को बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया जाए, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाए, तो उसको बहुत सहायता मिलेगी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बढ़ा है उसको बिल्कुल उनको उसका सहयोग मिलेगा उसमें। और कई मतलब जो कई योजनाएं सरकार की है, जैसा मेरे साथी सिंघवी साहब बोल रहे थे कि सरकार रेवड़ी कल्चर नहीं लाना चाहिए, योजनाएं ला रही है, जीडीपी बिल्कुल बढ़ रही है, मैं बिल्कुल सहयोग करता हूं उनकी बात का। लेकिन इसमें इन योजनाओं को धरातल पे उतारना चाहिए। सरकार ने पहले भी कई स्कीमें लाई, जैसे मुद्रा लोन हो, सीजीटीएमएससी लोन हो, लेकिन वास्तविकता में वो लोग जिनके जो पात्र हैं उनको मिल ही नहीं पाती वो स्कीम। इसके जो केवल टारगेट पूरा करने के लिए अदर यूनिट्स जो इसके पात्र नहीं होते, जिनको अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, वो और सबसे उनको पात्रता नहीं मिल पाती इस लोन में। इसके अलावा सरकार को कई ऐसी चीज है कि जो सरकार स्कीमें लेके आती है, जो एलिजिबल है, पात्र है, उन लोगों को उस स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता, जानकारी नहीं होती है। सरकार को इन योजनाओं का भी प्रसार करना चाहिए, इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कि योजनाएं बनानी चाहिए, इनकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए, और तभी जाके इन योजनाओं का और मध्यम वर्गों को इसका फायदा मिल पाएगा और इस महंगाई से लड़ने में सहायता मिल पाएगी फिर उनको। बिल्कुल। अभिषेक सिंघवी अर्थशास्त्री भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभिषेक सिंघवी जी, एक उम्मीद है लोगों को इस बजट से। अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से अलग आंकड़े हैं, विपक्ष की ओर से अलग आंकड़े हैं। देश अभी कहां खड़ा है, क्या स्थिति है देश की, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं, और क्या जो उम्मीदें हैं लोगों को वो पूरी हो पाएंगी जहां पर इस वक्त देश खड़ा है? देखिए, कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था जी। जो कुछ अभी आंकड़े हमारे पास आए हैं उससे लगता है कि 31 मार्च तक हम $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और अभी बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेज हैं, फंड हाउसेज हैं और बड़ी इस जो फाइनेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एजेंसीज हैं, उनका अनुमान है 2047 तक भारत $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगा। 2026-27 तक भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा और इस डिकेड के एंड तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। भारत के आगे चाइना और यूएसए ही रहेंगे। तो भारत की जो इकोनॉमी की दिशा बिल्कुल सही है। और 2014 से जो मोदी अभिषेक जी, थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं, फिर से हम वापस आपके पास आते हैं। ये सीधी तस्वीर आ रही है जहां पर बजट की प्रतियां अब संसद भवन पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे का समय है जब देश के सामने सदन के पटल पर बजट पेश करेंगी और उस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पहले हर बार की तरह इस बार भी बजट की प्रतियां देखिए यहाँ पर पहुंची हैं और अब उनको सदन में ले जाया जा रहा है, जहां पर तमाम जो माननीय सदस्य हैं उनको भी वितरित किए जाएंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। उससे पहले सुरक्षा जांच के दायरे से ये तमाम प्रतियां इस वक्त गुजर रही हैं। प्रियंका, बिल्कुल, और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। बिल्कुल प्रियंका, और ये सीधी तस्वीरें संसद भवन के ठीक पार से और अब जो बजट की प्रतियां हैं वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर बाद में बजट पेश करेंगी और पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं संसद भवन पर, जहां से वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट में आखिर क्या खास होने जा रहा है, आम आदमी को कितनी राहत दे पाएंगी, ये कुछ ही देर में अब साफ होता हुआ चला जाएगा जब ये बजट पेश करना शुरू करेंगे। उसके बाद में एक के बाद एक आंकड़े सामने आते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं
और जो है उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अभिषेक सिंघवी साहब, आपने जिक्र किया कि देखिए $5 ट्रिलियन और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में $20 ट्रिलियन, लेकिन क्या हमारे सामने ये चुनौती नहीं है कि अभी भी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत का स्थान 107वां है? क्या ये एक चुनौती नहीं है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है और हमें उसको कैसे बढ़ाया जाना है? क्योंकि देखिए विपक्ष ये लगातार कहता रहा कि सरकार ने कहा 2019 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं अभी। देखिए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के आंकड़े तो ये है कि जो श्रीलंका जो भूखा मर रहा था देश, जिसको हमने अनाज दिया है, उसको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान से बेटर बताया गया है। तो ये आंकड़े इस तरह के जो ग्लोबल लेवल के कितने रिलायबल हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट आज ही अखबार में छपी है, वो ये कहती है कि 2005-06 से लेकर अभी तक हमने 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लेवल बीपीएल से उभारा है और वो सस्टेनेबल उनको वहां पे मेंटेन किया है। देखिए, अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसका फायदा सभी को मिलेगा। नीचे के लेवल पे थोड़ा कम आता है, बड़े पूंजीपति भले ज्यादा उठा लें, पर अगर अर्थव्यवस्था फैलती बढ़ती है तो उसको ग्राउंड लेवल पे भी उसका रिजल्ट आता है। आप देखिए ना कि सीधे जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए, चाहे उज्ज्वला योजना हुई या ये जो अनाज बांटना कोरोना से हुआ है, तो उस पे निचले तबके को बड़ा आराम मिला है। तो ये जो बातें पुरानी रह गई हैं, क्योंकि अब तो बात ये हो रही है कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हाँ, जहां तक किसान की आय दोगुनी करने का सवाल है, वहां पे अभी धरातल पे कुछ काम करा जाना जरूरी है और किसान निर्यातक बने। किसान खाली अनुदान पे ना रहे, किसान निर्यातक बने और वो सीधे ही निर्यात कर सके, इसकी तरफ एक मिशन मोड की तरह से काम करेंगे तो देश के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल अभिषेक जी, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी करना बाकी है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि जिस तरीके से लगातार भारत देश आगे बढ़ रहा है, कई देश ऐसे हैं जो उम्मीदों की निगाहों से भारत को इस वक्त देख रहे हैं। आरसी शर्मा प्रोफेसर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए कृषि विशेषज्ञ हैं, क्योंकि खाद बीज एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए, लगातार इसकी किल्लत भी बनी हुई है। क्या एक खास घोषणा आज की बजट में की जा सकती है आज? और इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं? अगर बगैर बजट देखे अंदाजे पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब थोड़ा इंतजार कीजिए दोपहर तक, तो सारी बातें ऐसी बजट होनी चाहिए जो आम जनता को राहत। नहीं, देखो, उम्मीद हम उनका रिपोर्ट देखने के बाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, ये हम बता देंगे। अब तो जो जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसमें तो कुछ नहीं दिखा है। देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है, उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या मैं देखेंगे। देखो, सारी चीजें डिटेल चीजें मिलने के बाद ही मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूं या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं। बगैर मिले बोलना उतना उचित भी नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। जी प्रियंका। आरसी शर्मा जी, मैं अपना सवाल दोहराऊं या आप जवाब देंगे? जी। हाँ, आपने इनपुट्स के बारे में जो पूछा, हाँ, इस बजट से पूरी अपेक्षा है कि भारतीय किसानों को अपने कृषि के लिए जो इनपुट्स की आवश्यकता होती है, वे उन इनपुट्स के अंदर इस बजट के अंदर जरूर राहत मिलेगी। वो उचित मूल्य पे मिलेंगे और साथ ही साथ उचित समय पे वो किसानों को बिना किसी प्रॉब्लम के उपलब्ध होंगे। लेकिन आरसी शर्मा साहब, कैसे बढ़ाई जाए इनकम और आखिर क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि सरकार तो कह रही थी कि 2019 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। बैरियर क्या रहा है और आपको क्या लगता है कि इस बजट में वो बैरियर हट जाएगा? हाँ जी सर, ऐसा है जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो थी जी इस एमएसपी के बारे में, वो जो सिफारिशें हैं काफी वर्षों तक यूं ही पड़ी रही। फिर बाद में इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको लागू किया और उनको लागू करते हुए वो 3 कानून जो है जिनको कि काले कानूनों की संज्ञा दी गई, हाँ, वो सामने आए और उन जो 3 कानून है वो इसी
बात को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए थे कि कृषकों को उसमें फायदा मिले, एक आम किसान को उसमें अधिक से अधिक राहत मिले। इन बातों को देख के ही वो बनाए गए थे, किंतु उसमें ये जो राजनीतिक मीमांसा है उसकी वजह से वो वापस लेने पड़ गए। लेकिन सर, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई सरकार की ओर से। इससे पहले जो बजट पेश किए गए वहां पर जैसे किसान सम्मान निधि योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन इनका फायदा धरातल पर तो उतरा नहीं। इस बार क्या कुछ अलग से योजनाएं किसानों के लिए पेश की जा सकती है, कुछ घोषणाएं उनके लिए? जी, अपेक्षा है कि इस चुनावी वर्ष को देखते हुए मोदी सरकार जरूर पिछली जो परेशानियां रही उनको मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनका कर पाएगी। लेकिन आरसी शर्मा जी, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक आखिरकार किसानों की स्थिति क्यों नहीं बढ़ पाई इस देश में, क्यों ऐसा सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये योजनाएं काफी है किसानों की हालत को सुधारने के लिए, या कुछ और करने की जरूरत है? और करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, योजनाएं तो कृषकों के लिए काफी लागू की गई है, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसका मेरे ख्याल से अभाव रहा। अभी प्रियंका ने जैसे जिक्र किया कि देखिए खाद बीज की समस्या इतने सालों से अभी भी किसानों के सामने होती है। जब बुआई का समय होता है तो कभी डीएपी नहीं मिलती है, कभी यूरिया नहीं मिलती, और हमने देखा कि हर बार का ये मसलन अंदाज हो गया है, चलन हो गया है कि किसान बड़ी तादाद में लाइन लगा करके यूरिया के लिए मारामारी करता है, वो नहीं मिल पाती है। और इससे जो इम्पैक्ट करती है बुआई की सीजन, खासतौर पर जो उसका उत्पादन होना होता है, वो इम्पैक्ट करता है। क्यों नहीं इसको देखने की जरूरत है? क्या इस बजट में इस तरह से कुछ घोषणाएं हो सकती है? जैसे सरकार ने पहले कहा कि नीम कोटेड यूरिया को लेकर के हम काम करेंगे, उसका क्या हुआ? डीएपी को लेकर के ये समस्या क्यों बरकरार है? जी जी जी, आप वजह फरमा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो ये इनपुट्स हैं जिनमें कि खासकर बीज है, खाद है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनकी जो उपलब्धता है किसान को, वो एक्चुअली उचित समय पे नहीं हो पाती है, और उचित समय पे इनकी उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है। यदि समय से आगे पीछे होती है तो उससे कृषक को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ ये रीजनेबल प्राइसेज पे मिलनी चाहिए है। अभी जैसे डीजल भी किसानों के सामने प्रॉब्लम आ रहा है, डीजल के बहुत महंगे भाव है, तो इन सब का इस बजट में ध्यान रखना की अपेक्षा है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो किसानों की समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा है, कई सारे मुद्दे हैं, और किसान एक ऐसा वर्ग है जो एक बड़ा वोट बैंक भी रखता है। और ऐसे में क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं और उम्मीदें ये हैं कि किसानों को इस बार सरकार की ओर से बड़ी सौगातें और बड़ी घोषणाएं की जा सकती है उनकी ओर से। किशन बिरला जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन बिरला जी, क्योंकि ये बजट आम आदमी के लिए है, आम आदमी की उम्मीदें हैं इस बजट से, टैक्स स्लैब को लेकर लगातार लोग उम्मीदें रख रहे हैं, पिछले बजट में भी उम्मीदें थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्या इस बार उन्हें राहत मिल सकती है? बिल्कुल जरूर इस बार राहत मिलेगी। जैसा मेरा पहला वक्तव्य था कि 5 लाख रुपए तक सरकार इस बार एग्जाम्पशन करने जा रही है, तो उम्मीद है कि सरकार 5 लाख तक करे। और एक और उम्मीद सरकार से मध्यम वर्गीय या फिर मिडिल क्लास लगाया हुआ है कि जो 30% की स्लैब रेट है उसको डिडक्ट करके 20% तक लाया जाए, मैक्सिमम स्लैब रेट जो है 20% तक लाया जाए। उसके अलावा भी भाई जीएसटी में मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है या फिर जो एमएसएमई बिजनेसमैन है उनके लिए जीएसटी में जो इनपुट अवेलेबल रहता है, इनपुट या फिर जीएसटी में कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट करके, सरलीकरण करके उनको सहयोग प्रदान किया जाए ताकि उनको व्यापारी में आसान हो। हमें पता है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सब लोगों का सहयोग हो, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय, तीनों को साथ लेके सरकार आगे बढ़ पाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ ये सरकार ये बजट पेश करने बिरला साहब आपने देखा कि देखिए पिछले दिनों जब कोरोना काल रहा तो मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ, उसके बाद मार्केट में उछाल तो है, मार्केट चलने तो लगा है, लेकिन देखिए उससे पहले, कोरोना से पहले अगर हम देखते हैं तो नोटबंदी का शिकार मार्केट हुआ। व्यापारियों ने अपनी तरह से कई बार ये कहा है कि उनको एक सहायता की जरूरत है मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, या लिक्विडिटी की हम बात करें, मार्केट कैसे फ्लो कर पाएगा उस दौर में जहां पर अगर हम बात करें कि भाई अब बेहतर स्थिति में है, वो कैसे आ पाएगी स्थितियां?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोरोना के बाद क्या हुआ है कि व्यापार, आपकी जीडीपी तो बढ़ी है, व्यापार बढ़े हैं लोगों का, या फिर आपका जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ा है, लेकिन आप उसमें देखें तो योगदान किसका ज्यादा है। आप देखिए कि जो पहले 100 व्यापारी अगर किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट थे, तो उसमें से 40 या 50% व्यापारी तो आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, उनके पास इतने सरकार की इतने जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको मैनेज करने के उनके पास इतना स्टाफ नहीं है। कई संसाधन जो सरकार ने उनके ऊपर लगाए, तो उन व्यापारियों को भी सरकार को कहीं ना कहीं साथ लाना पड़ेगा। अगर देश की जीडीपी को 20 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर आपको ले जाना है 2026 तक, तो सभी को साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। अभी आप बिल्कुल कलेक्शन जीएसटी का बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूं इस बात, मानते हैं इस बात को, लेकिन अगर आप उसको सेगमेंट वाइज देखें, तो सेगमेंट वाइज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी का कलेक्शन कहां से बढ़ रहा है आपका। उसमें इसका सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब तक आप सबको इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, तो इसी उम्मीद के साथ ही मध्यम वर्ग बैठा है कि हमारे कोरोना के बाद जो धंधे चौपट हुए थे, जो फिर हम आउट हो गए, उस व्यापारी से हमें नौकरियों की जरूरत पड़ गई, तो हम वापस अपना व्यापार स्टार्ट करें। सरकार कुछ ऐसी योजना लाए, हमें रिवाइवल प्लान दे। ये बार बार बात होती है एमएसएमईज की, छोटे लघु मझोले जो व्यापारी हैं और इस तरह का जो व्यापार है, लेकिन क्या इसको एक नई जीवन देने की जरूरत है इस देश में? क्योंकि देखिए, जब हम बाहर से चीजें मंगाते हैं और तो बाहर का मार्केट जो है वो हमारे मार्केट के ऊपर किस तरह से छा जाता है और उसका ज्यादातर मुनाफा बाहर होता है। अब सरकार की कोशिश धीरे धीरे यह होती है कि कैसे हम घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित करें। ये कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने इसको करने की कोशिश भी करी है। पिछले 5 सालों से सरकार करना भी चाह रही है। सरकार ने जैसे मुद्रा योजना है, सब्सिडी स्कीम है, या फिर इंसेंटिव है, पीएलआई स्कीम से कई स्कीमें लागू करी, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, इन स्कीमों के जो पात्र उनको ये योजना मिल ही नहीं पाती, उनको उसका बेनिफिट ही नहीं मिल पाता। अपात्र लोग इसका बेनिफिट ले जाते हैं। मतलब 100 में से अगर कोई पात्र लोग है तो 90% तो इसको अवॉइड ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता, या फिर उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते, या फिर उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया जाता जी। केवल टारगेट सरकार को केवल इतना करना चाहिए। स्कीमें सरकार की बहुत अच्छी है। सरकार ने काफी मतलब घरेलू संसाधनों को बढ़ाने के लिए या फिर छोटे उद्यमों को बढ़ाने के लिए स्कीमें तो बहुत दे रखी है, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए। प्रॉपर लोगों को उसका फायदा मिले, तभी जाके तो सरकार है ना कि योजनाओं का बेनिफिट मिल कई सारी लाई जाती हैं, लेकिन सही मायने में जिनको इसका फायदा मिलना चाहिए वहां तक ये फायदा पहुंच ही नहीं पाता है। अभिषेक सिंघवी साहब, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष भी लगातार तेवर दिखा रहा है। क्या इस बार बेरोजगारी से लोगों को निजात मिल सकती है, घोषणा की जा सकती है? और इसके साथ ही महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से लगातार फ्यूल के दाम बढ़े हैं, आटा चावल दाल के दाम बढ़े हैं, क्या इससे राहत मिलने की उम्मीद है? क्योंकि हम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, वो लगातार यही कह रहे हैं कि महंगाई से निजात दिलाइए साहब। महंगाई तो एक वैश्विक महामारी कोरोना के बाद आई थी। इसका इम्पैक्ट भारत में तो काफी मेजर्ड रहा और अभी काफी कंट्रोल में है। आने वाले जो 2024 का जब आर्थिक वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब तक ये सर्वे वगैरह में अनुमान है कि महंगाई की दर तो 5% आ जाएगी। महंगाई की दर बहुत भारी समस्या नहीं है। अभी सबसे भारी समस्या ये है कि छोटे व्यापारियों को आसान ऋण कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि वो खुद अपने व्यापार को ढंग से चला सकें। और अगर छोटा व्यापारी चलेगा तो वो अपने यहाँ कर्मचारी भी एम्प्लॉयमेंट खुद देगा। जैसे एक बहुत बढ़िया सरकार की स्कीम है CGTMSE। इसके तहत छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई को 2 करोड़ तक का लोन बिना सिक्योरिटी के दिया जाता है। बिना कोई गिरवी रखे जमीन को, मकान को 2 करोड़ तक का लोन व्यापारी ले सकता है। बहुत अच्छी स्कीम है। अब बैंक में जाइए, बैंक में CGTMSE को वो देते ही नहीं है, एंटरटेन ही नहीं करते, लोन ही नहीं देते। और मुद्रा लोन की जो योजना बहुत सफल योजना थी भारत सरकार की, 2014 या 15 में आई थी। अभी 10 लाख उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट को भी 20 लाख करनी चाहिए, तभी तो आपको 10 लाख में कोई क्या व्यापार लगा लेगा। तो सरकार की तरफ से ये जो योजनाएं है ना, ये इसका लाभ जनता को मिले जी, इस पे सरकार का जोर रहना चाहिए। दूसरी बात जो अभी आपने किसान की आय दोगुनी करने की चर्चा आपने शर्मा जी से भी करी, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। किसान भी अपने उत्पाद का वैल्यू एडिशन करे, इसकी तरफ भी जोर दिया जाना चाहिए। जैसे राजस्थान में सरसों की बड़ी अच्छी खेती होती है, अभी कच्ची घानी के तेल की बड़ी अच्छी डिमांड है मार्केट में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गांव में एक कच्ची घानी लग जावे। दालें होती हैं, तो जो मूंग होता है। बिल्कुल अभिषेक तिवारी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी शर्मा साहब आपका भी, और बिरला साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और
फिलहाल इस बात को लेकर के निगाहें हैं कि इस बार के बजट में आखिरकार क्या कुछ खास होता है प्रियंका, और कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते ही सीधे आपको संसद भवन ले चलेंगे। लगातार बजट को लेकर महा कवरेज जारी है, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।